हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज है फ्राइडे और फ्राइडे के दिन क्या क्लास होती है? तो फ्राइडे के दिन पढ़ते हैं फिजिक्स। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे, फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे को होता है केमिस्ट्री। तो आज हम फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, इसके क्या क्या चांसेस होते हैं, तो बहुत ही अच्छे से इसका एनालिसिस करेंगे ताकि मेंस राइटिंग में भी इस तरह से क्वेश्चंस आए और प्रीलिम्स में भी जो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल लगता है कि भाई ये जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसको हिंदी में क्या कह दिया जाता है, तो ये हिंदी में एक वर्ड चलता है इसके लिए, घर्षण, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कोई भी चीज का अपोज करना, मतलब कि जिस सरफेस पे आप चल रहे हैं बस वो आपको अपोज करे, जिस सतह पर आप चल रहे हैं वो आपको उतनी आसानी से उस पर चलने ना दे, तो वो हो जाता है घर्षण या फ्रिक्शन। तो इतनी चीजें तो सबको क्लियर होती हैं, लेकिन इससे क्या क्या एस्पेक्ट बन सकते हैं, अगर आपको मेंस में इसके ऊपर आंसर लिखने आएगा तो आप क्या क्या बता सकते हैं, इससे क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं उनको समझने की आज कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, काफी जो है बहुत सारी चीजें इससे को रिलेटेड है। जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है, लेकिन हम उसको सिंपल कर लेंगे, लेकिन चीजें ओवरऑल सारी चीजें कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जो किसके बारे में है, फ्रिक्शन के बारे में। इसके अलावा कोई भी डाउट्स आते हैं आपको, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ये जो है टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर इसकी PDF भी आपको अपलोड हो जाएगी। जो भी पुराने लेक्चर्स मेरे आए हुए हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ज्योग्राफी वाला जो सेशन होता है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, या और भी जो आने वाले सेशंस हैं, उन सारी चीजों की PDF आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था जिसको मैंने नाम बताया था सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर बहुत सारे जो है मैंने टॉपिक्स बताए थे आपको, जिसको वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसके अलग अलग MCQ जो दिए हुए थे, आज भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा, उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जैसे आप लोगों ने कल दिए थे। तो बेसिकली इस चीज से जो है कहीं गलत भी होते हैं, जैसा मैंने कल भी बोला, अगर गलत भी हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसके आंसर्स देखिए और उनको इंप्रूव करिए। लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, सारी चीजें जो हैं वो आपको मिलेंगी। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड गेट्स थ्रोन आउट ऑफ द रोड व्हाइल टेकिंग अ टर्न। क्या क्षैतिज सड़क पर चलती कार मोड़ लेते समय सड़क से बाहर फेंकने का कारण हो सकता है? क्या हो सकता है कारण? तो ये जो है क्षैतिज सड़क मतलब हॉरिजॉन्टल रोड। तो देखिए क्या था, एक रोड जो है एक सिंपल सी रोड पर सीधे चल रही थी। जैसे ही टर्न आया तो टर्न आने पर ये कार जो है आपका उल्ट गिर गई या आपकी सड़क से जो है ट्रांसफर हो गई। यहां पर देखा जा रहा है कि थ्रोन आउट ऑफ द रोड, क्या हो जा रही है? थ्रो आउट ऑफ द रोड हो जा रही है। कब? जब टर्न ले रही है। सड़क से बाहर फेंकने का कारण क्या हो सकता है, ये हमको बताना है। तो देखा जाए तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो एक बीचों बीच एक फोर्स लग रहा होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, ये उस चीज को एकदम बीचों बीच चलाने में मदद करता है, सेंटर में रखने में मदद करता है। लेकिन एक फोर्स जो होता है इसी को बैलेंस करके चलता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल एक ही वस्तु पर लग रहे होते हैं, उसको बैलेंस करके चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रोड पर बहुत तेजी से गाड़ी टर्न करेंगे, थोड़ा सा लीन नहीं होंगे, थोड़ा सा झुकेंगे नहीं, जब चौराहे आएंगे या टर्न आएगा तो आप गाड़ी से गिर जाते हैं। वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वहां पर बैलेंस बिगड़ जाता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है? ड्यू टू द रिएक्शन ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड का भाई इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राउंड तो यहां पर भी वैसा है, ग्राउंड यहां पर भी वैसा है, रोड तो दोनों ही एक ऐसी है, लेकिन हो रहा है टर्न, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसके अलावा ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड। तो अब मुझे बताइए, क्या इस जगह पर टायर और रोड नहीं थी या इस जगह पर टायर रोड नहीं थी? दोनों ही जगह टायर और रोड है, तो ये ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या नहीं लग रहा है? भाई हर जगह लगेगा। इस रोड से दूसरी रोड पे जाने पे क्या चेंज हो जाएगी? ग्रेविटी सेम ही रहेगी। कोई हम इक्वेटर से पोल थोड़ी पहुंच गए कि हम भूमध्य रेखा से कोई ध्रुव पर पहुंच गए। तो यहां पर क्या है? ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स।
पर्याप्त अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण, तो उतना उसको नहीं मिल पा रहा है कि वो सेंटर से पूरा का पूरा उस मतलब पाथ पर या मार्ग पर घूम सके, तो वो बाहर फिक जाएगी कार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये चीज कल भी समझाई थी मैंने, आज भी आपको आंसर समझने आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ सर्कल। क्या कर रहे हैं, एक तार से बंधा हुआ एक पत्थर एक वृत्त में घुमाया जाता है। आप एक ने तार ले लिया, उससे पत्थर को बांध दिया और उसको घुमा रहे हैं, आप घुमाते रहिए। कब तक घुमाना है, इफ द स्ट्रिंग इज कट, आपकी स्ट्रिंग कट कर दी जाएगी तो स्टोन फ्लाइज अवे फ्रॉम द सर्कल बिकॉज, यदि डोरी को काटा जाता है तो पत्थर वृत्त से दूर उड़ जाता है, क्योंकि एक अपकेंद्रीय बल पत्थर पर कार्य करता है। अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन। देखा जाए तो उस स्टोन के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर, तो भाई क्या है, एक फोर्स जो उसको लग रहा है बीचों बीच, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और एक जो उसको बाहर ले जाने में मदद करता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो सबको लगेगा पहला कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रहा है, मतलब एक अपकेंद्रीय बल पत्थर पर कार्य करता है। तो बिल्कुल वो कार्य करता है, लेकिन वो किसके कारण कार्य करता है, तो इसकी जड़ता के कारण कार्य करता है, इनर्शिया के कारण। ये कल भी मैंने 3 बार आपको ये चीज बताई थी। इनर्शिया, जड़त्व काम करता है क्योंकि वो पत्थर कैसा है, रोटेट हो रहा है, घूमती हुई अवस्था में। और इनर्शिया कहता है कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। तो वैसे ही वो मोशन में रहती है। स्ट्रिंग तो टूट गई, आपकी डोरी तो टूट गई, तो पत्थर सीधे चलेगा, किसके कारण, तो इनर्शिया के कारण। और जो फोर्स होता है वो फोर्स अपकेंद्रीय बल होता है। तो इसका आंसर इनर्शिया होगा, ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ये कल भी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। इसके बाद बताया था, अ टैकोमीटर इज अ डिवाइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। टैकोमीटर किसके लिए मापने के लिए, तो रोटेशन की गति या घूर्णन गति को नापने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद, अब बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल। एक वस्तु है जो अपनी नियमित गति से चली जा रही है। अब इस पे पूछा गया है तो इस पे क्या होगा, देन नो वर्क इज डन ऑन इट, देयर इज no acceleration produced in the body, no force act on the body, the body has constant velocity। शरीर में निरंतर वेग होता रहेगा, शरीर पर कोई बदलाव कार्य नहीं करेगा, शरीर में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, इस पर कोई काम नहीं होता है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। अगर किसी सर्कल में कोई चीज घूम रही है तो पहले यहां पर किसकी बात की जा रही है, वर्क की बात की जा रही है। वर्क को अगर देख लेते हैं, कार्य को देख लेते हैं, तो ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मतलब बल गुणा विस्थापन की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे बताइए कि कोई भी वस्तु अगर किसी कैसे घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, तो इसके पास फोर्स तो जरूर होगा, जो कि फोर्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था mv²/r होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो भाई फोर्स तो होगा। अब बात होती है डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है कि इसने कितनी दूरी तय करी है। तो अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो जहां से मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है, यहां से चालू हुआ और चालू होने के बाद जब ये घूमकर वापस इसी पोजीशन पर आया, तो इसने विस्थापन कितना कर लिया, विस्थापन तो इसका 0 हो गया, क्योंकि ये अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक से अंतिम पे ही पहुंचा, और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो वर्क इसके द्वारा कितना किया गया होगा, 0 किया गया होगा। तो यही आंसर सही हो जाएगा कि नो वर्क इज डन ऑन इट, इस पर कोई कार्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फोर्स दैट कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। पिंड को वृत्ताकार गति में गतिमान रखने वाला बल कौन सा होता है, तो वो सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, आपको फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी होता है, या रिएक्शन फोर्सेस होता है, ये पूछा गया है। अब देखा जाए तो मैंने आपको कल बताया था कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक फोर्स होता है जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। सेंट्रीफ्यूगल को मैंने आपको कल भी बताया था, ये कैसा होता है, स्यूडो फोर्स होता है। अगर ये फोर्स ना हो तो ये डेवलप ही नहीं होगा। स्यूडो का मतलब ये झूठा होता है, जो असल में नहीं होता, वास्तविक नहीं होता, आभासी नहीं होता है, ये इसके कारण डेवलप हो जाता है। तो हम आंसर सेंट्रीपिटल ही लगा कर आएंगे, केंद्राभिमुख शक्ति, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो ये याद रखेंगे। तो इतनी चीजें हो गई। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीजें एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन।
तो भाई फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज होती है कि कोई भी वस्तु जिसके अंदर क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो, और उस द्रव्यमान वाली वस्तु में जब हम क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, मतलब उस पर बल लगाएं, उस पर क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए, और बल लगाने पर वो जो है आसानी से आगे ना जाए, उस पर जो है एक उल्टी दिशा में लगने वाला बल काम करे, जो कि क्या है, जिसको कहा जाता है फ्रिक्शन, जो उसको आगे नहीं जाने देता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है घर्षण। तो फ्रिक्शन अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ये तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हो गया। आपने घर में कैरम खेला होगा, कैरम में आपने देखा होगा कि जब कैरम में आप खेलते हैं तो एक पाउडर वहां पे जो है स्प्रिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो आसानी से जो बोर्ड है आपका वो स्मूथ हो जाए, क्योंकि अगर वो स्मूथ नहीं रहेगा तो आप अच्छे से नहीं खेलेंगे। आप जब भी स्टाइगर यूज करेंगे तो वो अच्छे से मूव नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करते हैं, ज्यादा उसमें क्या करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें पाउडर को जो है गिराते हैं और उस पूरे बोर्ड पर उसको अप्लाई करते हैं ताकि आसानी से मूवमेंट हो सके। तो वो मूवमेंट जो नहीं हो रहा था वो क्या था, तो वो था फ्रिक्शन। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा गाड़ियों में आप ऑयलिंग करवाते हैं, ग्रीस डलवाया जाता है, ऑयलिंग करवाई जाती है ताकि आपका जो भी गाड़ियां हैं वो प्रॉपरली काम करें, आपके ब्रेक्स प्रॉपर काम करें, आपकी गाड़ी की चेन प्रॉपर काम करे। तो नहीं करेगी तो क्या होगा, वहां पे होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण टूट फूट हो सकती है, वियर टियर हो सकता है। तो भाई फ्रिक्शन एक ऐसी चीज होती है जो अपोज करता है किसी भी तरीके से दो चीजों के आपस में कांटेक्ट आने पर। मतलब घर्षण क्या है कि कोई भी वस्तु, जैसे कि अगर आप बरसात में किसी ग्राउंड पर खेलने जाएं तो आप वहां फिसलने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आप स्पाइक्स वाले शूज पहनकर जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका फ्रिक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब ग्राउंड आपको होल्ड करके रखेगा। तो हम जो खड़े हुए हैं या हम कहीं बैठे हुए हैं, इसमें भी तो फ्रिक्शन काम करता होगा, बिल्कुल करता होगा। तो फ्रिक्शन कई जगहों पर हेल्पफुल भी है और कई जगहों पर हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अब गाड़ी चलाने के बाद आपने एक बार एक्सीलेटर दिया तो ऐसा तो नहीं होता है कि गाड़ी चलती ही रहे, ऐसा होता तो फिर हमारा पेट्रोल का खर्चा ही नहीं होता बहुत ज्यादा। तो ये नहीं होता, क्योंकि रोड जो है एक अपोज फोर्स लगाती रहती है, जिसके कारण आपकी गाड़ी धीरे जाकर रुक जाती है। उस चीज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन कहा जाता है। तो उसी फ्रिक्शन के बारे में आज समझेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की। अब देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो द एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशंस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब कि ये एक बाह्य बल है जो किस पर काम करता है, किसी भी दो चीजें जो रिलेटिव मोशन कर रही हैं, दो वस्तुएं आपस में साथ में चल रही हैं। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, इस पर इस तरह से बल लगाया जा रहा है, लेकिन इस पर एक ऑपोजिट बल भी लग रहा है जो इसको आगे जाने नहीं दे रहा है। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन की कर रहे हैं। दो चीजों के अंदर जो है आपकी गति हो रही है, तो उस चीज को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। और फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द बॉडीज। और ये कहां काम करता है, दोनों ही सरफेसेस, इस पर भी काम कर रहा है, इस पर भी काम कर रहा है। हिंदी में देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। मतलब बाहरी बल जो संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, कि एक दूसरे को आसानी से एक दूसरे पर मूव नहीं होने देता है, उसको कहा जाता है घर्षण बल। और घर्षण दोनों पिंडों के संपर्क की सतह पर कार्य करता है। और कहां काम करता है, तो दोनों ही सरफेस, ये सरफेस एक हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, इन दोनों के बीच में जो काम करेगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। और ये कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, ये समझने आ रहा होगा। तो यहां पर देखा जाए तो हमने एक चीज बात करी है जिसको कहा जाता है रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। अब ये सापेक्ष गति क्या होती है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लिया जाए इस पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इस पर जो घर्षण हो रहा है, जो फ्रिक्शन भी हो रहा है, वो भी कितने का हो, 10 न्यूटन का हो। तो आप 10 न्यूटन कितना भी लगा लें, ये अपनी जगह से हिलेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन के अंदर थोड़ा सा तो डिफरेंस आना चाहिए। अगर इस पर आप 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का ये लगा रहा है, तो ये आगे जाएगा, लेकिन कितने न्यूटन का बल से काम आएगा, 2 न्यूटन जो एक्स्ट्रा लग रहा है, उसके कारण ये चीज आगे जा पाएगी। तो इसकी सतह पर अगर हम क्या करें, इसकी सतह को चिकना कर दें, इसको स्मूथ कर दें, यहां पे ऑयलिंग कर दें, ग्रीसिंग कर दें, किसी चीज से कर दें, तो वो क्या होगा, ये जो घर्षण है वो कम होता जाएगा, वो फ्रिक्शन कम होता जाएगा, और ये वस्तु आसानी से आगे की ओर मूव कर पाएगी। तो यहां पर देखते हैं,
कि क्या हो सकता है। जैसे मान लिया जाए यहां पर हम रिलेटिव मोशन की बात कर लेते हैं। रिलेटिव मोशन जो मैंने आपको बताया कि क्या कहा जा सकता है हिंदी में, सापेक्ष गति। देख लीजिए इसको। अब सापेक्ष गति में क्या होगा कि मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर कितने जो है मतलब वेलोसिटी से चल रही है। यहां पर इसका वेग है 30 मीटर पर सेकेंड और दूसरी वस्तु जो है वो चल रही है 28 मीटर प्रति सेकेंड से। अब इन दोनों के अंदर क्या है, गति तो है, दोनों के अंदर वेग है, इसके अंदर भी वेलोसिटी है, दोनों के अंदर वेग है। तो यहां पर हम रिलेटिव सापेक्ष गति की बात कर रहे हैं, तो समझाने के लिए मैंने इसको यूज किया है। तो देखिए ये कितने से चल रहा है, 30 से चल रहा है, ये किससे चल रहा है, 20 से चल रहा है। अब इसमें अगर हम कार ए की बात करें, जैसे ये ए कार है, इसकी स्पीड क्या थी 30 मीटर प्रति सेकेंड और इसकी कितनी थी 28 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखा जाए तो सापेक्ष गति या रिलेटिव मोशन में बात करें तो ए के हिसाब से क्या होगा कि ये जो है 30 से चल रही है लेकिन ये 28 से चल रही है। तो यहां पर जो है आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड से ये इस तरफ आने का काम करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड तो 2 से कम है, ये तेजी से आगे पहुंचेगी। तो ये जो है इसको आगे पछाड़ देगी, इससे आगे निकल जाएगी। कितनी स्पीड से, 2 मीटर प्रति सेकेंड से। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पे जो घर्षण लग रहा होगा वो तो 30 मीटर प्रति सेकेंड से ही लग रहा होगा। इसके अलावा अगर हम इसके फ्रेम की बात करें, हम बी के हिसाब से बात करें तो बी के हिसाब से ये चीज इसकी तरफ गति से आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो इसकी 28 तो है ही, 28 मीटर प्रति सेकंड से ये चली रही है, लेकिन 2 मीटर प्रति सेकंड से ये आगे की ओर आ रही है। तो ये इसके हिसाब से रिलेटिवली 2 मीटर प्रति सेकंड से ये आगे की ओर इससे जाएगी और इसके हिसाब से 2 मीटर प्रति सेकंड से पीछे आएगी। तो ये हो जाता है रिलेटिव मोशन कि एक व्यक्ति दूसरे के हिसाब से कैसा चल रहा है। जैसे मान लिया जाए आपके एग्जाम में आए 90 नंबर, आपके दोस्त के आए 95 नंबर, 95 नंबर, तो आपके हिसाब से आपका दोस्त 5 नंबर आगे है, लेकिन दोस्त के हिसाब से आप 5 नंबर पीछे हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे का जब रेफरेंस लेंगे तो कोई 2 मीटर पीछे की तरफ आ रहा है, कोई 2 मीटर आगे की तरफ जा रहा है। तो ये बात होती है रिलेटिव की, ये होता है सापेक्ष गति। और ये सापेक्ष गति जिस सतह के साथ होती है उसको कह देते हैं क्या, आप उसको कहते हैं घर्षण या फ्रिक्शन। तो जैसा मैंने बताया कि शुरू में भी कि फ्रिक्शन हमने सुना हुआ है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अपोज करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मेंस राइटिंग में क्या क्या आप लिख सकते हैं तो उसको रिलेटिव मोशन की तरह भी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई घर्षण क्या है या घर्षण क्यों है, वाई फ्रिक्शन एग्जिस्ट। तो इसके कुछ ना कुछ कारण मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ रीजंस आपको बताने पड़ेंगे। तो ये रीजंस के लिए ये क्लास जरूरी है, तो आखिरी तक देखिए कि क्या क्या रीजंस आप क्लेम कर सकते हैं जब आप फ्रिक्शंस को बता रहे हैं। फ्रिक्शन समझने तो आया कि किसी सतह पर जो है अगर कोई दूसरी वस्तु चले और उसका क्या करे, वो उसको जो है अपोज करे, उसमें बाधा पहुंचाए, आसानी से उसको मूव ना होने दे, तो वो घर्षण हो जाता है। लेकिन घर्षण क्यों होता है इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखा जाए तो घर्षण के बहुत सारे कारण हैं, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं घर्षण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होगा वो होगा इर्रेगुलरिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। इर्रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, तो अनियमितता के कारण घर्षण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपने कोई सरफेस लिया जो ऊबड़ खाबड़ था, इस पर आपने एक बॉल फेंकी, ये बॉल जो है मान लिया जाए यहीं पर रुक जाएगी, लेकिन कोई स्मूथ सरफेस होगा तो इस पर ये बॉल बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी, क्योंकि इस पर घर्षण ज्यादा है, इस पर फ्रिक्शन ज्यादा है, इस पर फ्रिक्शन कम है। तो आप एक रीजन बता सकते हैं कि भाई जिस सरफेस के साथ हम इसको चेक कर रहे हैं, जिस सतह के साथ इसको देखा जा रहा है, उस पर इर्रेगुलरिटी, अनियमितता कितनी है उस पर भी निर्भर करेगा। दूसरा है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस को कहा जाता है आसंजक बल। 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत अच्छे से आ जाएंगे आपको समझने। तो एक को कहा जाता है आसंजक, एक कहा जाता है सासंजक बल। तो घबराने की जरूरत नहीं है इन वर्ड्स को सुनकर, ये आपने सुने हुए हैं, कई बार देखे हुए भी हैं। कहां देखे हैं थोड़ी सी देर में हम उस पर बात करेंगे। तो एक तो पहला समझ में आ गया इर्रेगुलरिटी, जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। दूसरा हमने बता दिया एडहेसिव, जिसको कोहेसिव कहा जाता है, ये एडहेसिव कह दिया, जिसको क्या कहा जाता है आसंजक बल। अब होता क्या है तो इसको थोड़ा सा समझेंगे।
मतलब ये अभी रीजंस में तो लिख लीजिए, कैसे होता है उसको देखेंगे। तीसरा जो है जुताई का प्रभाव, जिसको बोलते हैं प्लोइंग इफेक्ट। तो तीसरा भी शायद नहीं आ रहा हो समझने, लेकिन मुझे लगता है पहला तो सबको आ गया होगा। तो इन दो को पहले जो है उनको भी नजर डाल लेते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या है। एग्जाम में हम लिख तो आ सकते हैं कि प्लोइंग इफेक्ट है, आपका एडहेसिव फोर्स है, लेकिन ये एडहेसिव फोर्स होता क्या है, कहाँ काम करता है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो इतनी बात तो आ रही होगी पहली वाली समझने कि इर्रेगुलर सरफेस रहेगा, उबड़ खाबड़ सरफेस रहेगा तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतना फ्रिक्शन कम रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था सतही अनियमितता, मतलब आपका सरफेस इरेगुलरिटी। तो सरफेस इरेगुलरिटी में अगर हम बात करें तो ऑल सरफेस व्हेन zoomed into a microscopic level contain hills and valleys that interlock when they move on the rub on top of each other। मतलब हर सतह को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो उन माइक्रोस्कोप पर कहीं पर आपको हिल मिलेगी, कहीं पर आपको वैली मिलेगी, ऐसे कहीं ऊपर जाएगा कहीं नीचे जाएगा। अब इस पर कोई सरफेस जा रहा होगा तो इससे बार बार टकराएगा और टकराने के बाद उसकी स्पीड में चेंज आएगा। तो अनियमितता तो है, सतही अनियमितता है, सरफेस इरेगुलरिटी है। तो एक चीज तो ये होती है, और दिस अनइवननेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इरेगुलरिटी, या फिर इसी को रफनेस कहा जाता है। हिंदी में देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं कि रफ सरफेसेस हैव लार्ज इरेगुलरिटी व्हाइल स्मूदर सरफेस हैव लेसर रेगुलरिटीज। ये तो समझ ही रहे होंगे, जितना रफ होगा उस पर इरेगुलरिटी ज्यादा होगी, अनियमितता ज्यादा होगी, और स्मूथ के ऊपर कम होगी। तो यहां पर हिंदी में क्या होगा, जब सूक्ष्म स्तर पर जूम किया जाता है तो सभी सतहों में पहाड़ियां और घाटियां होती हैं। मतलब कहीं पर ऊपर होगा कहीं नीचे होगा, पहाड़ियां और घाटियां उन्हीं को कह दिया जाता है जो एक दूसरे के ऊपर चलने या रगड़ने पर आपस में जुड़ जाती हैं। और सतह की इस असमानता की सतह को अनियमितता या खुरदरापन कहा जाता है। और खुरदरी सतह में बड़ी अनियमितताएं होती हैं, जबकि चिकनी से जो सतह होती हैं उनमें कम अनियमितताएं होती हैं। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी कि पहला वाला तो मैंने बोला आपको, वो तो समझ ही चुके थे आप, लेकिन उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम्स में, तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो दूसरे पर थोड़ी सी बात करते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है एडहेसिव फोर्स या आसंजक बल। अब एडहेसिव का मतलब क्या होता है, तो देखिए एडहेसिव जो वर्ड है आपने देखा होगा किसके ऊपर, तो आपने कभी फेविकॉल का डब्बा देखा है, इस फेविकॉल पर लिखा होता है एडहेसिव, कई बार देखा होगा आपने। अब आप याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं दिख रहा हो तो फेविकॉल को सर्च कर लीजिएगा, घर में देख लीजिएगा, तो उस पर लिखा होगा एडहेसिव। अब देखिए एडहेसिव मतलब जिसको क्या कहा जा रहा है, आसंजक बल। ये होता क्या है, तो जब हम किसी एक ही सरफेस के अंदर, मतलब देखिए जैसे ये कोई पानी है या कोई भी तरह की चीज है, तो इनके बीच में अगर हम बात करें, ये एक ही तरह के सब्सटेंस के बीच में, मतलब एक ही सिमिलर टाइप का सब्सटेंस ले रहे हैं, एक ही तरह का जो है हम कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, उनके आपस में जो बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है सासंजक बल। लेकिन हमारी बात कोहेसिव की नहीं हो रही है, हमारी हो रही है एडहेसिव की। जैसे मैंने बताया फेविकॉल, तो फेविकॉल क्या करता है, किसी एक सतह पर आप लगाते हैं, फिर उस पर कोई दूसरी सतह को लगा देते हैं, मतलब दो सतहों को जोड़ने का काम करती है। तो भाई जितना ज्यादा एडहेशन होगा, जितना ज्यादा असंजकता होगी, उतना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर आपने किसी दो चीजों को जोड़कर रखा है तो क्या वो आपस में आसानी से मूव करेंगे? आपने फेविकॉल से किसी दो चीजों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद उनका जो घर्षण था वो क्या कर दिया आपने, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कम होता तो वो आसानी से मूव करता। कोई भी आसानी से घर्षण बढ़ाने का मतलब फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा, कोई भी वस्तु आसानी से नहीं मूव कर पाएगी। अगर कैरम के बोर्ड पर पाउडर कम है तो गोटियां जो है वो आसानी से घूम नहीं पाएंगी उस पर, लेकिन अगर आपने उस पर पाउडर बहुत सारा छिड़का है तो वो आसानी से मूव करेंगी। तो वैसे ही एडहेशन ज्यादा है, आपने किसी दो चीजों को फेविकॉल लगा दिया। मान लिया जाए आपने कैरम खेलते हुए जो भी आपके पास स्टाइगर है या कुछ कोई दूसरी गोटियां हैं, उन पर आपने फेविकॉल लगाया और बोर्ड पर रख दिया, तो क्या वो मूव करेंगी? नहीं करेंगी। अगर आपने अपनी गाड़ी ली और गाड़ी के टायर्स पर बहुत सारा फेविकॉल लगाया और रोड पर छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, तो वो तो रुक जाएगी। अब गाड़ी को जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो क्या आसानी से चल पाएगी? वही काम करता है एडहेसिव फोर्स, मतलब आसंजक बल काम करेगा और उससे क्या बढ़ा देगा? घर्षण को बढ़ा देगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं when two surfaces are in contact they start to form bonds and begin to stick to each other। क्या होगा? जब दो सतह संपर्क में होती हैं तो वो बंधन बनाना शुरू कर देती हैं और एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देती हैं। इस घटना को आसंजन कहा जाता है और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एडहेशन। जो हो रहा है
इसके अलावा व्हेन वी ट्राई टू मूव ऑब्जेक्ट्स दे आर टॉप ऑफ ईच अदर वी बेसिकली ब्रेकिंग बॉन्ड्स और ओवरकमिंग द एडहेसिव फोर्स। जब हम कोशिश करेंगे उन दोनों को आसानी से अलग करने का, तो हम क्या कर रहे होंगे, वहां पर उनके बंधन को, उनके बॉन्ड को तोड़ रहे होंगे। तो जब हम वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो हम मूल रूप से बंधनों को तोड़ रहे हैं या चिपकाने वाले ताकतों पर काबू पा रहे हैं। उसी को कहा जाता है क्या, एडहेसिव फोर्स या फिर आसंजक बल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक कारण तो क्या था, एक कारण इर्रेगुलरिटी थी, सरफेस इर्रेगुलरिटी, सतही अनियमितता, दूसरा आसंजक बल। अब तीसरे की बात करते हैं, प्लोइंग इफेक्ट। प्लोइंग इफेक्ट मतलब जुताई का प्रभाव जो होता है उसको भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। कोहेसिव मतलब जैसे किसी सरफेस के अंदर, जैसे ये पानी की बूंद है तो इसके अंदर जो आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो जो बल लगा रहे हैं, आपस में दो चीजें जब बल लगाती हैं, कोई भी दो चीजें एक ही सतह के अंदर, तो उसको बोल दिया जाता है कोहेसिव। लेकिन किसी एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो होता है उसको कहा जाता है एडहेसिव। तो कोहेसिव एडहेसिव जो है ये तो समझने आ गया, मतलब आसंजक और सासंजक ये समझ गए। अब जो है तीसरे इफेक्ट की बात करते हैं, प्लोइंग इफेक्ट, जुताई का प्रभाव। अब ये जो है आपने कई बार देखा होगा कि बहुत ही अगर मुलायम सतह है कोई सी, उस मुलायम सतह पर मान लिया जाए किसी जगह पर जो है अगर कोई आप अलमारी खिसका रहे हैं और उस अलमारी को आपने किसी मैट के ऊपर रख दिया है। अब वो मैट अगर थोड़ी भी जो है आपकी मुड़ गई है तो वो अलमारी आसानी से मूव नहीं करेगी। तो आप सोच रहे होंगे सर समझने नहीं आ रहा है, तो देखिए इसको देखिए। अगर हमने यहां पर जो ये सरफेस लिया है, ये सरफेस जो है काफी स्मूथ ले लें, काफी मुलायम ले लें, तो आप कभी किसी मुलायम सरफेस पर किसी पर बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये आगे जाकर मुड़ने लगेगा और मुड़ने के बाद ये जो है इसको आगे जाकर ब्लॉक कर देगा। ऐसे आपने कई बार देखा होगा घरों में गेट्स ब्लॉक हो जाते हैं, या आप किसी चीज को मूव कर रहे होते हैं, कई बार मैट्स होती हैं छोटी छोटी, वो बिछाई जाती हैं, उनके ऊपर कोई सरफेस आ जाता है तो बीच में अटक जाता है, तो वहां पर भी तो फ्रिक्शन काम करता है। तो याद रखना, इसका नाम आपने भले नहीं सुना हो, ये कई बार देखा हो, इसी को बोल देते हैं प्लोइंग इफेक्ट। प्लोइंग इफेक्ट। और प्लो करना क्या होता है, जो जुताई खेतों में होती है तो ये इफेक्ट फ्रिक्शन में भी काम करता है, तो जुताई का प्रभाव हिंदी में कहा जाता है। तो पढ़ लीजिए क्या लिखा है, बेसिकली ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और व्हेन मतलब हर एक वस्तु के पास क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है, एक उनके अंदर जो एक प्रभाव होता है कि वो अपनी जो भी स्टेट है उसको बदलना नहीं चाहते हैं। अगर आपको कोई आराम कर रहे हैं, कोई बोले कि बहुत एक्सरसाइज करो तो नहीं मन करेगा, तो ये जो है वैसे ही प्लोइंग इफेक्ट भी करता है कि किसी भी तरह से स्टेट को बदलने में मदद नहीं करता है। मतलब बेसिकली ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन व्हेन सरफेसेस आर सॉफ्ट और चेंज देयर शेप इजिली दे गेट डिफॉर्म्ड। मतलब कोई भी सरफेस ऐसा है कि मान लिया जाए कोई मैट बिछाई है जो आसानी से मुड़ जा रही है, मतलब वो सॉफ्ट है। सरफेस जितना हार्ड होगा उस पर आसानी से चीजें आप मूव करा सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट होगा तो वो उसको रोकने की मदद करेगा। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, सरफेस कैसा हो रहा है, चेंज देयर शेप, सॉफ्ट हो या अपना शेप बदल ले। तो व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एग्जाम्पल कारपेट्स की बात कर लें, घरों में कारपेट बिछाकर उस पर मूव करें, व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन देम इट लुक्स लाइक अ वैली दैट इज कॉज्ड बाय द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप। मतलब उसमें सतह बदल जाएगी। दिस इफेक्ट ऑफ सरफेस सिंकिंग इनटू ईच अदर, इसी को क्या कह दिया जाता है, प्लोइंग इफेक्ट। ये हिंदी में जुताई प्रभाव कहा जाता है। कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसके कारण भी फ्रिक्शन नहीं होता। तो फ्रिक्शन 3 कारण से आप बता सकते हैं कि क्यों होता है। तो उसके कॉजेस 3 है। एक है आपका सरफेस इरेगुलरिटी, मतलब सतही अनियमितता। दूसरा कारण जो हमने देख लिया वो क्या देखा, तो वो जो है आपका किसी के अंदर भी एडहेसिव फोर्स लगना, मतलब आसंजक बल लगना। और तीसरा आप बता सकते हैं जुताई का प्रभाव, प्लोइंग इफेक्ट। तो होप आपको कारण समझने आ गए। अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। ये तो आपने जो भी देखा वो उनके कारण देख लिए। अब फैक्टर्स कौन कौन से, कारक कौन कौन से हैं फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो अगर कोई चीज पॉलिश सरफेस होगा, जहां पर आपका जैसे आपके टायर्स हैं, तो आपके टायर क्या करते हैं, आसानी से रोल करते हैं सड़क पे। तो अगर कोई सरफेस पे, जैसे कि आप रोड पर गाड़ी चलाएंगे, तो रोड पर मान लिया जाए अगर आप 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, तो वहीं पर आप किसी कच्ची सड़क पर निकल जाए, पक्की रोड ना हो, तो वहां पर आपकी स्पीड हो सकती है 30 किलोमीटर भी हो जाएगी। तो ये कम क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन बढ़ रहा है।
रोड जितनी स्मूथ होगी उतना ज्यादा आप तेजी से चला सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अगर रोड स्मूथ हो जाएगी, जैसा कि हाल ही में अभी पाकिस्तान के एक ब्रिज पर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग गिरने लगे थे लगातार, क्यों? क्योंकि वहां बहुत तेज से बरसात हुई थी, तो उस पर काफी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा था कि ऐसी सड़कें बनाई हुई है। तो देखा जाए तो वहां कॉन्सेप्ट क्या लग रहा था, वो लोग क्यों गिर रहे थे उस पुल के ऊपर? क्योंकि वहां पर जो फ्रिक्शन था, मतलब कि वो रोड्स बहुत ज्यादा स्मूथ हो जा रही थी, तो लोग बैलेंस भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि फ्रिक्शन कई जगहों पर जरूरी भी है, जो आपको बैलेंस अवस्था प्रदान करता है। वैसे ही अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा फ्रिक्शन तो मूव ही नहीं होगा, तो और बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो उस पर बैलेंस ही नहीं होगा। तो दोनों को मैनेज करके चला जाता है। तो एक फैक्टर जो कारक हम बोल रहे हैं, पॉलिशिंग सरफेस रिड्यूसेस इरेगुलरिटी एंड देयरफॉर मेक द सरफेस स्मूथ और रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अगर आप किसी चीज को पॉलिश कर दोगे, जितना ज्यादा स्मूथ कर दोगे, चिकना कर दोगे, उस पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसके अलावा फ्रिक्शन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखा जाए तो एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कैसा घर्षण है? तो स्टैटिक है, मतलब स्थैतिक जो है या स्थितिज जो है घर्षण की बात करें तो ये भी होता है। फ्रिक्शन ड्यू टू अ बॉडी एट रेस्ट विद द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब कि भाई कोई भी वस्तु कैसी है, स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था में लगने वाला की मतलब कोई चीज रखी हुई है उस पर सरफेस जो लगा रहा है उसको कह देंगे आप स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थितिज घर्षण। इसके अलावा कोई चीज अगर मूव कर रही है तो मूव जो करती है, मतलब किसी के अंदर गति है, कोई अपनी अवस्था बदल रहा है, तो उसको क्या कह दिया जाएगा? उसको कह दिया जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब हो जाएगा आपका गतिज घर्षण। और गतिज घर्षण भी दो प्रकार का होता है। एक स्लाइडिंग होता है, किसी चीज को आप स्लाइड करो, धकेलने वाला होता है, और एक होता है रोलिंग। रोलिंग जैसे ये टायर्स लगे हों किसी चीज को, जैसे आपने घर में किसी चीज को आगे धकेला हो सकता है कि उसको आपको घिसटाते हुए आगे ले जाना पड़े, तो वो होगा स्लाइडिंग। लेकिन उसमें कुछ पहिए लगे हों, व्हील्स लगे हों, तो वहां पर होगा रोलिंग। तो भाई ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्लाइडिंग होता है, रोलिंग होता है। लेकिन सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक होता है। स्थितिक जो होता है, ये इसके अलग अलग टाइप्स भी आप एग्जाम्स में बता सकते हैं। अब देखा जाए तो एक क्वेश्चन आता है फ्रिक्शन से ही जुड़ा हुआ कि हाउ डज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। मतलब हिंदी में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आपका घर्षण जो है वो आपका क्या कर रहा है? हीट। हीट का मतलब ऊष्मा उत्पन्न क्यों करता है? ये सबसे पहली चीज है कि भाई फ्रिक्शन जो है वो हीट क्यों प्रोड्यूस करता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जब भी आप दो चीजों को क्या करते हैं, रब करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वहां पर क्या होता है? हीट डेवलप होती है। जैसे आपने ठंड के दिनों में देखा होगा, आपको बहुत ठंड लग रही होती है तो आप क्या करते हैं? दोनों हाथों को बहुत ज्यादा जो है रब करते हैं, मलते हैं आपस में, और उस मलने के बाद थोड़ी सी हीट डेवलप होती है। तो ऐसे ही क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है, तो जब भी फ्रिक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? ऊष्मा बढ़ेगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एज फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग बॉन्ड्स, जो शुरू में भी बताया था कि फ्रिक्शन के अंदर, घर्षण के अंदर क्या होता है? बंधन टूटते हैं, तो दे मेक द पार्टिकल्स वाइब्रेट। तो वहां पर क्या होता है? घर्षण के बाद जो भी उनके अंदर जो छोटे छोटे परमाणु हैं, अणु भाग हैं, उनके अंदर कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और उससे क्या बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनकी गतिज ऊर्जा में इजाफा होता है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो क्या बढ़ा देगी? हीट बढ़ा देगी। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है तो उसके टायर जो है गर्म नहीं होंगे, लेकिन आप गाड़ी चलाकर आए और उसके बाद टायर को टच करें तो वहां घर्षण ज्यादा होगा, तो वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे वो भी लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो यहां पे पूछा गया है, राइट डाउन द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के विभिन्न अनुप्रयोग लिखिए। तो मैंने आपको बताया भाई, घर्षण जो फ्रिक्शन है वो बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। हम चल पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं, ये सारी चीजें किसके कारण हो पा रही है? हमारी गाड़ियां बैलेंस अवस्था में रहती हैं, वो किसके कारण होती है? तो घर्षण के कारण रहती हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं राइटिंग, लिखना, वॉकिंग, चलना, रनिंग, टायर्स ऑन अ कार, अ नेल स्टेज इन द वॉल, एक जो कील होती है वो दीवार पर टिकी रहती है। ये सारी चीजें किसके कारण है? फ्रिक्शन के कारण है। आपका यूजेस ऑफ अ मैच स्टिक, अगर घर्षण नहीं होता तो आप आग भी नहीं जला पाते। जो माचिस की तिल्ली होती है उस पर भी तो आप क्या करते हैं? फ्रिक्शन ही करते हैं, और उससे आपकी जो है लाइट डेवलप होती है, हीट डेवलप होती है, मतलब आप आग जला पाते हैं। तो ये सारे चीजें आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रिक्शन
जैसा मैंने बताया कि आपका जो फ्रिक्शन है वो किसी भी दो चीजों पे होता है। जैसे कि आप किसी भी सतह पर चल रहे हैं तो वो सतह भी आपके ऊपर क्या लगाती है, एक बल लगाती है। वो घर्षण बल के कारण आप जो है आसानी से बैलेंस कर पाते हैं अपने आप को, तो उसमें भी मदद करता है। इसके अलावा आप व्हील जो चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उसके कारण भी आप आसानी से कर पाते हैं। अब देखा जाए तो यहां से एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज ड्रैग फोर्स। तो याद रखिएगा जो घर्षण बल होता है उसी घर्षण बल को कई जगहों पर या कई जगहों पे मतलब फ्लूइड्स के अंदर, फ्लूइड्स का मतलब किसी भी द्रव्य के अंदर, तो कौन सा द्रव, तो फ्लूइड्स का मतलब या तो कोई गैस या तो कोई लिक्विड, मेनली बात करें तो इन चीजों में जब घर्षण बल लगता है तो उसको घर्षण ना बोलते हुए ड्रैग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्रैग शब्द याद रखेंगे, ड्रैग बल क्या होता है या ड्रैग फोर्स क्या होता है, तो घर्षण जब फ्लूइड्स के ऊपर लगे, गैस पे लगे या लिक्विड पे लगे तो उसको घर्षण फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ड्रैग। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, द्रव्यों पे लगने वाले को ड्रैग कहा जाता है। ड्रैग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल एज द शेप ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो यहां पर जब आप कोई भी तरह से स्विम कर रहे होते हैं तो ये बल जो लग रहा होता है उसको ड्रैग कहा जाता है, लेकिन जमीन पे वो जो हो जाता है वो फ्रिक्शन हो जाता है, घर्षण हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चीजें समझ ली हैं। तो आज के कुछ एमसीक्यू भी देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मैंने कुछ 2-3 मेंस के क्वेश्चंस इससे कनेक्ट कर दिए। अब जो है इसको देख लीजिए और इनके आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो सबको लिखने हैं, चाहे गलत हो सही हो, कल की क्लास में तो पता चल ही जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको इंप्रूव करेंगे। तो आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। ऑयल, ग्रीस, पाउडर या ऑल ऑफ दीज, तेल, ग्रीस, पाउडर या ये सभी। तो इसका आंसर तो मुझे लगता है सबका ही सही होना चाहिए, इतना तो समझ में आ ही गया। अगला क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन इज अ, घर्षण क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। घर्षण क्या है, गैर संपर्क बल, संपर्क बल, चुंबकीय बल या विद्युत बल। तो इसका आंसर भी मुझे लगता है कि किसी का भी गलत नहीं होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है छोटे से, बाकी मेंस के 2 क्वेश्चन है, उनको लिख जरूर लीजिएगा। लेक्चर जो भी देख रहे हैं अपनी कॉपी में वो दोनों क्वेश्चन को लिखिए और खुद से लिखने का ट्राई करिए। लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने भी आंसर लिख दीजिएगा, मैं उस पर कमेंट करूंगा। तो कोई भी दिक्कत आती है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स है मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।